हाय स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ठीक है। सो पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया था कि रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करने के लिए दो मेथड है। सबसे पहली मेथड थी मेथड ऑफ स्केटर डायग्राम एंड ये सेकंड मेथड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है। सो ये जो मेथड है वो इसका नाम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्यों हुआ और इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सिखाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगी पहले। सो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे जो है ये एक्सिस एक्स है, ये वाई एक्सिस है। अभी यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि हमारा जो वाई कैप है, ठीक है, वाई कैप, अभी आप बोलेंगे ये वाई कैप क्या है, तो ये लेसन में आपका जो वाई कैप है ये है एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है। मैंने आपको बोला है कि हम इस लेसन में वेरिएबल वाई की वैल्यू एस्टिमेट करने वाले हैं। ठीक है। सो ये जो वाई कैप है वो एस्टिमेटेड वैल्यू दिखाएगा आपको। क्लियर। सो पूरे लेसन में हमें वाई कैप फाइंड करना है, क्योंकि मैंने आपको पार्ट 1 में भी सिखाया था कि एक्स जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। और वो जो फाइंड करेंगे वैल्यू वो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, y कैप बोलेंगे। ठीक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अभी यहाँ पे y जो है वो क्या होगा, सो y जो है वो है ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है। ऑब्जर्व वैल्यू मतलब क्या है, y इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व वैल्यू। ठीक है। सो पुराना जो एग्जाम्पल मैंने दिया था पार्ट 1 में उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा था कि एडवर्टाइजमेंट अगर एक्सपेंस 13 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, y क्या था हमारा, सेल था। ठीक है। सो हमने एस्टिमेट किया अगर आपकी जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 13 है, ठीक है, सो वाई कैप मतलब जो सेल है वो कितना आना चाहिए। अगर आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 13 है तो सेल सपोज आएगा 70, तो ये जो 70,000 मिला, ठीक है, हमारा वाई जो था वो 1000 में था। सो अगर 70 आया है तो ये वाई कैप है। ठीक है। ये वाई कैप है 70। ठीक है। उसके बाद जब आप रियल में 13,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करेंगे तो सेल एग्जैक्ट 70,000 ही आएगा। ऐसा जरूरी तो नहीं होता ना। ठीक है। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट 13,000 किया एक्सपेंस तो सेल सामने 70,000 ही आएगा। ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, कभी कभी 70,000 हो भी जाता है। अगर आप मान के चलिए कि ये 70 की जगह पे 71,000 हुआ, ठीक है, सेल, जब आपने रियल में 13,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया तो आपने एस्टिमेट किया था कि आपका जो सेल होगा वो 70,000 होगा। ठीक है। 70 लिखा है क्योंकि हमारा वाई जो था वो 1000 में था। ठीक है। तो ये जो हुआ 70 वो हमने एस्टिमेट किया था, तो ये वाई कैप है। ठीक है। ये हम पूरे लेसन में फाइंड करेंगे। फिर जब आपने रियल में 13,000 एक्सपेंस किया तो आपका सेल 71,000 हुआ। ये जो 71,000 है इसे आप क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है। जो रियल में आपको मिली है वो वैल्यू। क्लियर। चलो, अभी यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, रिग्रेशन लाइन। अभी आप समझिए कि अगर आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं अलग पेन से दिखा देती हूँ आपको, सो आपको समझ में अच्छे से आ जाए। सो सपोज यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पॉइंट है ये है x1 y कैप 1, x1 y कैप 1, मतलब x1 होगा तब y कैप 1, मतलब आपने एस्टिमेट किया वो वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है। आपने जो एस्टिमेट किया वो वैल्यू यहाँ पे है। अभी फिर जब आपको कोई वैल्यू रियलाइज होती है, ठीक है, सो एक्चुअल में जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो थोड़ी ऊपर गई, यहाँ पे ऐसा समझिए, थोड़ी ऊपर गई। सो ये पॉइंट पे आपको मिली। सो क्या मिला यहाँ पे, x1 y1, y मतलब क्या, ऑब्जर्व वैल्यू। जो रियल में वैल्यू मिली वो यहाँ पे थोड़ी ऊपर थी, ये पॉइंट से आपको ऊपर तक मिली। सो ये दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, आपने एस्टिमेट किया था ये पॉइंट, ठीक है, आपको एक्चुअल में ये वैल्यू यहाँ पे मिली। सो ये दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं एरर। तो इसे हम अभी के लिए नाम दे देते हैं E1। ठीक है। इसे क्या बोलेंगे आप, एरर। सो अभी हम देखेंगे कि अगर आपका दूसरा पॉइंट सपोज यहाँ पे है, ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ x2 y कैप 2। ठीक है। हमने एस्टिमेट जो किया वो यहाँ पे आया है हमारा पॉइंट।
अभी जो रियल वैल्यू हमें मिली है y की, वो सपोज यहाँ पे नीचे है, ठीक है, थोड़ी नीचे है, यहाँ पे मिली आपको, ठीक है। ये एस्टिमेट किया था हमने, जो रियल वैल्यू मिली हमें वो यहाँ पे मिली। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ x2 y2, ठीक है। सो ऐसे ही हम यहाँ पे सपोज तीसरा पॉइंट है और वैल्यू थोड़ी आपको इससे ऊपर मिली, ठीक है। फिर उसके बाद का पॉइंट यहाँ पे है और जो रियल वैल्यू थी वो सपोज यहाँ पे मिली। ऐसे ऐसे हमें वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है, वो n तक मिलती जाएगी। तो सपोज हमारा xn कॉमा y कैप n, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे है, ठीक है। और उसकी जो वैल्यू रियल में मिली वो थोड़ी नीचे है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम नेम क्या लिखेंगे, xn yn, ठीक है। सो ये इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे हम एरर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा E2, ठीक है। मोस्टली हम सब में इसे सिर्फ E ही बोलेंगे, E1 E2 ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो ये जो है En, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो ऐसे जो है मोस्टली हमने एस्टिमेट किया ये पॉइंट और हमें मिला ऊपर का पॉइंट यहाँ पे रियल में, ठीक है। सो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है वो एरर होता है, क्लियर। सो अभी E का फॉर्मूला क्या बनेगा, E मतलब एरर। सो E इज इक्वल्स टू y माइनस y कैप, ठीक है। मतलब जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है उसमें से आपको एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस कर देनी है, ठीक है। हमारे जो एग्जांपल है उसमें क्या होगा, एरर इज इक्वल्स टू y माइनस y कैप। मतलब हमें रियल में कितना सेल हुआ है, 71,000, मतलब 71 माइनस हमने कितना एस्टिमेट किया था, 70,000 ही सेल होगा, मतलब 70। सो 71 माइनस 70, एरर कितनी है, 1, एरर इज 1000, ठीक है। ये जो हमारा y है वो 1000 में है, इसलिए एरर क्या आई, 1, क्लियर। सो इसे हम एरर बोलेंगे। ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है, मोस्टली आपको ये सारी थ्योरी कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता, मैं पूरी थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप पूरा वीडियो देखिए क्योंकि ये सारी जो थ्योरी है वो आपको 1 मार्क्स के लिए बहुत काम आएगी, एमसीक्यू में भी बहुत काम आने वाली है। इसे स्किप ना करें, ये थ्योरी को अच्छे से समझेंगे अगर आप, तो फॉर्मूला भी आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे, ठीक है। चलो अभी इसके साथ मैं आपको वाई कैप का फॉर्मूला बता रही हूँ। वाई कैप कैसे फाइंड करना है, पूरा लेसन जो है, पूरा लेसन उसमें आपको एस्टिमेटेड वैल्यू ही फाइंड करनी है, ये आपको पता है। सो सबसे पहले जरूरी है वाई कैप का फॉर्मूला आपको पता हो, ठीक है। सो वाई कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, ये मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था। वाई कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, क्लियर। अभी आपको क्या समझना है, नाउ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a एंड b of the fitted line are obtained in such way that the sum of the squares of the error is minimum। मतलब ये जो एरर है वो आप एकदम मिनिमम कर सके, ये बहुत ज्यादा ना हो। मतलब आपने एस्टिमेट किया यहाँ पे सपोज 50 एंड एक्चुअल सेल हुआ 71, इतना दूर भी आप ना जाए, ये आप यहाँ पे करेंगे। मतलब अगर आपने यहाँ पे एस्टिमेट किया है और ये पॉइंट जो है वो थोड़ा बहुत नजदीक होना चाहिए, आप ट्राई करेंगे कि ये पॉइंट कम से कम दूर हो, बहुत दूर नहीं होना चाहिए। इसके लिए इस मेथड का नाम क्या है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, क्लियर इतना। सो अभी हम यहाँ पे सीखेंगे डेफिनेशन, यहाँ से आपको लिखना है जो मैं लिख रही हूँ, ये आप नहीं भी लिखेंगे इतना तो चलेगा, ठीक है। सिर्फ आप ये लर्न रखिए कि वाई कैप जो है एस्टिमेटेड वैल्यू है, वाई जो है वो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है, क्लियर। और एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपका आंसर यहाँ पे जो लाइन है, रिग्रेशन लाइन, उसके ऊपर आता है, ठीक है, सो एरर जो है वो पॉजिटिव होती है। मतलब यहाँ पे आंसर आएगा कहीं पे भी ये पॉइंट पे, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एरर विल बी पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका पॉइंट आता है तो एरर जो है वो पॉजिटिव में आएगा, क्लियर। और अगर ये जो रिग्रेशन लाइन है उसके नीचे आपका आंसर आता है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव। मतलब ये E2 है, En है, ठीक है, वो एरर जो है वो नेगेटिव है। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एरर विल बी नेगेटिव, क्लियर। चलो तो अभी मैं आपको सिखाती हूँ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है, उसकी डेफिनेशन सीख लेंगे। यहाँ पे हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, सो यहां से आपको मेनली लिखना है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है।
सो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे हम लिख लेंगे, द सम ऑफ स्क्वायर्स, द सम ऑफ स्क्वायर्स of the errors is minimized while obtaining the regression line therefore it is called method of least squares. क्लियर? इसे आप मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्यों बोलेंगे? क्योंकि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एरर्स, ठीक है, एरर का जो सम है उसका स्क्वायर है, उसे आप मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, मिनिमाइज कम से कम होना चाहिए वो, ठीक है, ये पॉइंट कम से कम दूर होना चाहिए। आप बहुत ट्राई करेंगे कि जो आपने एस्टिमेट किया है वो ही आपका एक्चुअल सेल हो यहाँ पे, ठीक है, मतलब वही आपका y जो है वो बहुत नजदीक हो, ऐसे आप ट्राई करते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये मेथड का नाम क्या है? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? चलो अभी हम 3 इंपॉर्टेंट नोट सीख लेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला सीखेंगे, ठीक है। उसके लिए सेकेंड पेज पे चलिए, यहाँ पे मैंने लिख लिया है नोट्स, ठीक है। तो सबसे पहली नोट्स जो है हमारी वो मैं लिख रही हूँ, सबसे पहली नोट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट B can also be denoted by BYX, ठीक है। मतलब क्या है? सो रिग्रेशन कोएफिशिएंट को हम B बोलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है उसे हम B बोलते हैं, ठीक है, B से डिनोट करेंगे। आप उसे BYX भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप उसे BYX से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? सो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ठीक है, ऐसा इसे बोला जाता है। मतलब आप ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, उससे आप डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं, ये इसका मतलब होता है। क्लियर? सो इसे BYX भी लिखा जाता है, पर जनरली वी शैल डिनोट regression coefficient by B only, ठीक है। अभी जो पूरा लेसन है हमारा, उसमें हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट को सिर्फ B से डिनोट करेंगे, जरूरी होगा तभी हम BYX लिखेंगे, ठीक है। मोस्टली पूरे लेसन में B का ही यूज करेंगे। क्लियर यहाँ तक? चलो अभी हम सेकेंड नोट देखेंगे। सेकेंड नोट, इफ एरर E इज इक्वल्स टू 0, मतलब क्या है कि एरर E कब 0 होता है? मतलब आपने जो एस्टिमेट किया है और जो आपको वैल्यू y की मिली है, मतलब ऑब्जर्व वैल्यू जो मिली है, वो दोनों इक्वल है, ठीक है। हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने देखा था कि आपने एस्टिमेट किया था कि 70 जो है वो सेल होगा 70,000। अगर एक्चुअल में सेल भी 70,000 होता है तो एरर क्या होगा? 70 माइनस 70, ठीक है। सो आंसर इज 0। अगर आपकी एरर 0 होती है देन वी कैन एक्सप्रेस y इज इक्वल्स टू a प्लस bx इन प्लेस ऑफ y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस bx, ठीक है। अगर आपकी एरर 0 है, ठीक है, एरर 0 है, मतलब जो y है वो ही y कैप है, दोनों इक्वल ही है, तो आप y कैप का जो फॉर्मूला है a प्लस bx, उसके जगह पे y इज इक्वल्स टू a प्लस bx भी बोल सकते हैं, क्योंकि y कैप एंड y दोनों इक्वल है, ठीक है। मोस्टली आपको MCQ में काम आने वाला है
ठीक है, ये बहुत आईएमपी है एमसीक्यू के लिए, आप खुद से ही एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे अगर ये पूरी थ्योरी आप समझ रहे हैं तो। ठीक है, चलिए अभी हम हमारी लास्ट नोट देखेंगे, थर्ड नोट। सो नंबर 3, इन केस ऑफ y is equals to a plus bx, इन केस ऑफ y is equals to a plus bx, ठीक है, अगर ये प्लस है तो भी और अगर ये माइनस है तो भी, ठीक है, y is equals to a प्लस और माइनस bx, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, if b is greater than 0, ठीक है, अगर आपका b जो है वो 0 से ज्यादा है तो, ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत ही शॉर्ट में नोट लिख रही हूँ, ये एमसीक्यू के लिए है, तो r इज इक्वल्स टू +1 होगा। ठीक है, अगर आपकी b की वैल्यू जो है वो ज्यादा है 0 से तो r 1 ही होगा आपका, ये एमसीक्यू के लिए बहुत काम की चीज है। और अगर b इज लेस देन 0, ठीक है, 0 से b की वैल्यू कम है तब आपकी r की वैल्यू जो है वो -1 आएगी। ठीक है, ये आपको समझना है एमसीक्यू के लिए। अभी ऐसा क्यों होता है तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है y, यहाँ पे मैंने y कैप नहीं लिखा है, मतलब अगर y जो है वो a प्लस और माइनस bx है, मतलब y कैप एंड y दोनों एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर 0 हो जाएगी। और अगर b की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो r जो है वो 1 आएगा, और b की वैल्यू कम है तो r जो है वो -1 आएगा। ठीक है, सो ये नोट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये मुझे लगता है। अगर आपको कोई भी यहाँ तक डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो मोस्टली मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। अभी हम जो है फॉर्मूला सीखने वाले हैं इस लेसन के मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के। ठीक है, सो आज हम सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, मतलब जो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, उसके सारे फॉर्मूला सीखेंगे। सो जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला है वो हम बाद में सीखेंगे, अभी नहीं सीखने वाले, पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन के सारे फॉर्मूला सीख लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने लिखा है लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। अभी आपको लॉन्ग सम जो कैलकुलेट करने हैं उसके मेनली 4 स्टेप है। ठीक है, 4 स्टेप हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हमारा सबसे पहला स्टेप। सो हमारा पहला स्टेप है फाइंड b। ठीक है, b मतलब क्या, b को हम बोल सकते हैं by(x), और by(x) का मतलब क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, b इज इक्वल्स टू by(x), उसे बोल सकते हैं, उसका मतलब क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन हमारी, ठीक है, सो जो हमने सेकंड लेसन में सीखी थी कंडीशन वो सेम यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन है यहाँ पे b 3 तरीके से फाइंड करेंगे, तीनों कंडीशन हमारी सेकंड लेसन की है, सो आपको लर्न ही होगी। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन बोथ द मीन्स x बार एंड y बार आर integer and the value of variables x and y are numerically small। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन थी, ये आपको आनी ही चाहिए, ये सेकंड लेसन में आपने सीखा है। अगर आपका x बार एंड y बार दोनों इंटीजर है, ठीक है, मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए x बार एंड y बार, एंड जो वेरिएबल x एंड y है वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, उसकी वैल्यू स्मॉल ही होने चाहिए न्यूमेरिकली। क्लियर, सो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो ये कंडीशन में आप b का फॉर्मूला क्या लेंगे, सो b इज इक्वल्स टू, पहला फॉर्मूला आपको पता है सेकेंड लेसन का, वही मैं ऊपर लिख रही हूँ, सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय, हमने लिखा था रूट ऑफ सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ सबमिशन ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ये सेकेंड लेसन का फॉर्मूला था, यहाँ पे मैंने रूट नहीं लिखा है,
ठीक है, क्या लिखा है, सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, दैट्स इट। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई में रूट ऑफ सबमिशन ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर नहीं लिखा है, क्योंकि y माइनस वाई बार होल स्क्वायर ये वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, y की वैल्यू जो रियल वैल्यू है y की वो पता नहीं है, हमें एस्टिमेट करना है यहाँ पे। सो इसके लिए y का जो पोर्शन है वो हम सिर्फ हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, और हमने यहाँ से रूट निकाल दिया है। क्लियर, ये पहला फॉर्मूला बहुत ही ईजी था। तो आपको कार्ल पियर्सन के जो लॉन्ग सम के फॉर्मूला एंड उसकी जो नोट्स अगर याद है तो यहाँ पे आपको कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है व्हेन मीन x बार और y बार और बोथ, ठीक है, ये मैंने आपको आगे भी सिखाया था, या तो x बार या तो y बार या तो दोनों आर फ्रैक्शनल, ठीक है, या तो x बार या तो y बार या दोनों फ्रैक्शनल है, एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स x and y are numerically small, ठीक है, ये ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए x and y की वैल्यू जो है, तो ही आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ये x बार अगर आपका फ्रैक्शनल आएगा या y बार आएगा या दोनों, ठीक है, फ्रैक्शनल आएंगे तभी आप सेकेंड फॉर्मूला को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या है ये फॉर्मूला, सो b इज इक्वल्स टू, पुराना फॉर्मूला लिख रही हूं कार्ल पियर्सन वाला ऊपर, n इंटू सबमिशन ऑफ एक्स वाई माइनस सबमिशन ऑफ x इंटू सबमिशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n सबमिशन ऑफ x स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ x होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने रूट नहीं लिखा है, और जो y का पोर्शन था रूट ऑफ n इंटू सबमिशन ऑफ y स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ y होल स्क्वायर, ये मैंने यहाँ से निकाल लिया है क्योंकि y की वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी है। क्लियर, चलो ये बहुत ही इजी था। अभी हमारा लास्ट जो है नोट, यहाँ पे तीसरा नोट जो यूवी वाला फॉर्मूला है वो। सो थर्ड नोट हमारा, when the value of two variables are numerically large and or fractional, ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था सेकेंड लेसन में। जब आपके दोनों वेरिएबल जो है वो न्यूमेरिकली लार्ज होंगे, 1000, 2000, 10,000 ऐसे होंगे, एंड या तो और, ठीक है, अगर आपके वेरिएबल x एंड y में से दोनों या तो कोई भी एक फ्रैक्शनल है 1.2, 3.2, तो कंपल्सरी आपको यही मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे शॉर्टकट मेथड, ये मैंने आपको सेकेंड लेसन में भी बोला था, थर्ड लेसन में भी इसे शॉर्टकट मेथड ही बोलेंगे, ठीक है, इसका नेम चेंज नहीं होने वाला है, इसे हम शॉर्टकट मेथड ही बोलने वाले हैं। मतलब अगर सम में आपको बोला है कि सॉल्व दिस सम बाय शॉर्टकट मेथड, तो कंपल्सरी अगर ये दोनों में से कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है फिर भी आपको यही मेथड से, मतलब यूवी वाले फॉर्मूला से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सम में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका आंसर आ भी जाएगा इस मेथड से फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर, ये आपको लर्न रखना है यहाँ पे। क्लियर, चलो अभी एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको बहुत काम आने वाला है, ये जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इतने डीप में आपको कोई भी फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं करेगा, मैं आपको पूरा एमसीक्यू के लिए थ्योरी भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, एमसीक्यू के लिए भी ये फॉर्मूला सारे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। चलो सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ b इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स, ठीक है। आपको पता है b को बी वाई एक्स भी बोलते हैं, यहाँ पे भी मैंने लिखा है, ठीक है। जब आप यूवी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसे आप क्या बोलेंगे, बी वी यू बी बोलेंगे। ये आपको अच्छे से लर्न रखना है, ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा है, क्योंकि आपको एमसीक्यू के लिए बहुत काम आएगा ये, ठीक है। b इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू बी वी यू, ठीक है। आप उसे बी वी यू कब बोल सकते हैं, जब आप यूवी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तब। क्लियर, चलो तो तब आपका फॉर्मूला क्या होगा b के लिए, सो b इज इक्वल्स टू, तो मैं ऊपर का लिख रही हूँ एन सबमिशन ऑफ यूवी माइनस सबमिशन ऑफ यू इंटू सबमिशन ऑफ वी,
डिवाइड में रूट निकालेंगे n इंटू सबमिशन ऑफ u स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ u होल स्क्वायर। v की जो वैल्यू है वो नहीं लिखेंगे, v का जो पोर्शन है वो कट कर देंगे। क्लियर? अभी मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे हर बार देखो, जब आपके सम में सी ऑफ एक्स एंड सी ऑफ वाई नहीं होता है तो मोस्टली स्टूडेंट जो है वो ये फॉर्मूला लर्न रखते हैं। ठीक है, पर मैं आपको सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं दिखाऊंगी, इतना ही। ठीक है, हम एक ही फॉर्मूला लर्न रखेंगे। सम में सी ऑफ एक्स हो या ना हो, आपको फॉर्मूला में लिखना ही है कंपलसरी सी ऑफ वाई डिवाइड बाय सी ऑफ एक्स। अगर सम में सी ऑफ आई की वैल्यू नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे, सी ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं है तो 1 लिख लेंगे, पर ये कंपलसरी हर एक सम में लिखेंगे यही फॉर्मूला। हर एक सम में अप्लाई करेंगे यूवी वाली मेथड में। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर ऐसे देखे हैं जिन्होंने ये सिर्फ सी ऑफ वाई इंटू सी ऑफ एक्स नहीं लिखा है, बाकी पूरा सम उनका राइट होता है, फिर भी उनको 0 मार्क्स मिलते हैं क्योंकि पहला स्टेप ही गलत हो जाता है। ये हमारा पहला स्टेप है, यही गलत हो जाएगा अगर आप सी ऑफ वाई इंटू सी ऑफ एक्स लिखना भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है सी ऑफ वाई डिवाइड बाय सी ऑफ एक्स, ये कार्ल पियर्सन के फॉर्मूला में नहीं था। ठीक है, सो ये फॉर्मूला में हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं सी ऑफ वाई डिवाइड बाय सी ऑफ एक्स। ऐसा हम क्यों करने वाले हैं ये मैं आपको सम में एक्सप्लेन करूंगी पूरा, कि ये मल्टीप्लाई यहाँ पे क्यों होता है। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सम में। अभी के लिए आप क्या लर्न रखें कि आपको सिर्फ इतना फॉर्मूला सी ऑफ आई एंड सी ऑफ एक्स नहीं है, मतलब अगर इसकी वैल्यू 1 एंड 1 है सम में तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, पर हम यही फॉर्मूला लिखने वाले हैं, वैल्यू में 1 लिख लेंगे, सो आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी और यही फॉर्मूला लर्न करेंगे। क्लियर? चलो, जहां पे वेर u is equals to x minus a divide by c of x and v is equals to y minus b divide by c of y। ठीक है, ये जो हमने सेकेंड लेसन में सीखा था ये वही है। क्लियर? यहाँ पे तो मैंने आपको सेकेंड लेसन में भी बोला था कि आपको सी ऑफ एक्स एंड सी ऑफ वाई आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा तो थर्ड लेसन समझ में नहीं आएगा। वो मैं ये पॉइंट की बात कर रही थी, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? जो कंपलसरी है यहाँ पे, अगर सम में है तो आपको ये मल्टीप्लाई करना ही है। क्लियर? चलो, अभी इसके लिए शॉर्ट सम का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये बहुत ही काम का है। b इज इक्वल्स टू, बी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है यहाँ पे, बी वी यू इंटू सी ऑफ वाई डिवाइड बाय सी ऑफ एक्स। ठीक है, ये आप लर्न रखेंगे, जो इलिस्ट्रेशन में भी शॉर्ट सम है उसमें ये बहुत काम आएगा। b की जो वैल्यू है वो क्या होगी यहाँ पे, सो बी वी यू, ये जो पूरा पोर्शन है ये बी वी यू है हमारा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है b इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू बी वी यू होता है। ठीक है, सो ये बी वी यू का फॉर्मूला है पूरा। ठीक है, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे सी ऑफ वाई डिवाइड बाय सी ऑफ एक्स से। ठीक है, सो मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, b इज इक्वल्स टू बी वी यू इंटू सी ऑफ वाई अपॉन सी ऑफ एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है b इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू बी वी यू। ठीक है, ये जो बी वी यू है वो क्या है, सिर्फ इतना ही पोर्शन है, n इंटू सबमिशन ऑफ यू वी माइनस सबमिशन ऑफ यू इंटू सबमिशन ऑफ वी डिवाइड बाय n इंटू सबमिशन ऑफ यू स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ यू होल स्क्वायर। ये बी वी यू इतना ही पोर्शन है। ठीक है, अभी आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे सी ऑफ वाई एंड सी ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पे मैंने आपको पूरा जो थर्ड नोट था आपका वो एक्सप्लेन कर लिया है। आई होप कि आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई है। क्लियर? आपको मल्टीप्लाई के बिना का फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, यही फॉर्मूला हम हर एक सम में अप्लाई करेंगे ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। क्लियर? चलिए, तो पहले स्टेप में हम तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके बी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर लेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, तो हमें ए फाइंड करना है, तो हमारा सेकेंड स्टेप है फाइंड ए। सो ए इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, वाई बार एंड एक्स बार तो हमने पहले से फाइंड कर ही लिया होगा, तभी हमें पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बी भी हम फर्स्ट स्टेप में फाइंड कर लेंगे। सो सिर्फ सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड स्टेप जो हमारा है वो हमें y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है। सो y कैप, ठीक है, y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये मैंने पहले ही आपको सिखा दिया है, y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप आपका लास्ट फॉर्मूला, अगर सम में पूछा है एरर फाइंड करो तो ही ये फाइंड करना है।
ठीक है, क्वेश्चन में बोला है एरर फाइंड करना है तो ही अप्लाई करना है, वरना आपका सम थर्ड स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो एरर का फॉर्मूला भी मैंने आपको सिखा दिया है, इज इक्वल्स टू y माइनस वाई कैप, दैट्स इट। जो आपको रियल वैल्यू मिली है y की, उसमें से आप एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस कर देंगे y माइनस वाई कैप, तो आपको एरर मिल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सारे फॉर्मूला दिखा दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें से हम सम को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।